हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी का जो सेकेंड लेसन है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, आज इसको हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत हद तक जो है टॉपिक्स को कवर कर दिया था। मैंने बता दिया था आपको कि यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे समाजवाद का उदय कैसे होता है, और देन उसके बाद में कैसे यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद आते हैं, कार्ल मार्क्स कैसे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल और सेकंड इंटरनेशनल कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि रूसी क्रांति क्या थी और कैसे होती है रूसी क्रांति, ठीक है। अच्छा, वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वे बच्चे जो किसी भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। साथ में वे बच्चे जो क्लास 9th में हैं और जिन्हें एनसीईआरटी समझने में दिक्कत आ रही है, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, रूसी क्रांति क्यों होता है? देखिए, रूस में एक राजा होता है जो कि जार निकोलस होता है। यहाँ पे ये इमेज दिया हुआ है जार निकोलस का, ठीक है। और ये जो है ना, ये बहुत ही क्रूर शासक होता है और ये जनता पे ध्यान नहीं देता है। फिर उसके बाद जनता जो है वो बगावत करती है, कहती है कि तुम हमें रोटी दो। तो जार निकोलस जो है वो जनता की एक नहीं सुनता है, ठीक। और उसके बाद वो क्या करता है कि फिर से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होने जाता है उसमें वो पार्टिसिपेट कर जाता है, रूस का राजा। और बिना ये कहें 6 लाख से ज़्यादा सैनिकों को जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल कर लेता है। देन क्या होता है कि जितने भी रूस होते हैं, रूस में जो जितने भी आपके अच्छे किस्म के कहें या जो नौजवान होते हैं, वे सभी फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही चले जाते हैं। और कहा जाता है कि लगभग 6 लाख सैनिक जो है रूस के मारे जा चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और पूरी जनता के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अब जो कमाने खाने वाले जो यंग आदमी थे वो सभी सेना में चले गए। अब रूस के पास जो है कमाने खाने वाला कोई था नहीं उसके घरों में। फिर उसके बाद में जो औरतें थीं वो कोई काम उतना कर नहीं रही थी, जो भी उद्योग थे वो ठप पड़े हुए थे। तो इन सब चीज़ों के कारण ही क्या होता है, रूस की क्रांति होती है। और आता है आपका लेनिन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्राटस्की के बारे में और फिर स्टालिन के बारे में कि रूस की क्रांति के बाद में कैसे रूस जो है समाजवाद बनता है, ठीक है। कैसे यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था जो है स्थापित होती है और ये विश्व का प्रथम समाजवादी देश कैसे बनता है, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रूसी क्रांति के बारे में। रूसी क्रांति, ठीक है। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस का यह एक समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। रूस की सत्ता पर किसने कब्जा कर लिया? तो समाजवादियों ने जो है कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब 1917 में जो है ना, 1917 में फाइनली लेनिन जो है वो आकर के इसको जार निकोलस को हटा देता है और यहाँ पे समाजवादी सरकार की जो है स्थापना हो जाती है। समाजवाद पूरे देश में लागू हो जाता है। तो ये जो क्रांति होती है अक्टूबर महीने में होती है, अक्टूबर 1917 में। इसे ही क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। या रूसी क्रांति कह लीजिए या बोल्शेविक क्रांति कह लीजिए, सब इसी को हम लोग कहते हैं, अक्टूबर क्रांति या जो कहना है कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका भूमिका बांध दिया कि क्या है अक्टूबर क्रांति, ठीक। चलिए, रूसी साम्राज्य 1914, यानी कि 1914 में जो है रूसी साम्राज्य क्या था, कैसा था, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। 1914 में किसका शासन था? इसका शासन था, ये जार निकोलस है, ठीक है। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से जो है रूसी साम्राज्य के अंग थे। तो प्रेजेंट टाइम में जो है लातविया, लिथुआनिया, ये जैसे कि ये रूस का बड़ा इलाका है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ देश है, 15 देश। तो रूस में ये भी देश शामिल थे, ठीक है, उस टाइम पे। कब? 1914 में। जैसे कि यूक्रेन, बेलारूस, आपका पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ये सभी रूस में ही शामिल थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य आपका कहाँ तक फैला हुआ था? प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो इसमें और कौन कौन थे? जॉर्जिया थे, आर्मेनिया थी और अजरबैजान थे, ठीक है।
रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। तो देखिए, रूस में एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था और उससे एक शाखा उपजी, उसका नाम था रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इसको जो मानने वाले थे वे बहुमत में थे, ठीक है, बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्म शामिल थे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि 1914 में रूस कैसा था, उसके अंतर्गत कौन कौन से कंट्री शामिल थे, उसका शासक कौन था और वहाँ पे कौन कौन से धर्म को मानने वाले लोग थे। तो कौन थे? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, बौद्ध और इस्लाम, ठीक है। अब देख लेते हैं कि 1914 में रूस की अर्थव्यवस्था किन किन चीज़ों पर निर्भर थी। क्या जैसा आज रूस है, क्या पहले से ही ऐसा ही था? देखते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। यानी कि जब 20वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 1900 से ले करके 2000 तक, ठीक है, ये टाइम पीरियड। इस टाइम में बहुत सारे लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। ये आपका एग्जाम का पार्ट बन सकता है, पूछ सकता है कि रूस का जो साम्राज्य था कितना परसेंट उसमें जो जनता थी वो खेती करती थी या खेती पर निर्भर थी? तो 85%, ठीक है। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। अब यूरोप का जितना भी देश था ना, उसमें इतना ज़्यादा परसेंटेज वाला हिस्सा, यानी कि इतना ज़्यादा निर्भरता वाला खेती पर कोई भी ऐसे देश नहीं थे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। फ्रांस और जर्मनी का देखा जाए तो मात्र 40 से 50% लोग खेती करते थे। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। तो 1914 के टाइम में रूस जो था वो अनाज का एक निर्यातक देश था, बहुत बड़ा, ठीक है। आप देखिए यहाँ क्या कम थे? उद्योग कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। 1914 के टाइम में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ये दो औद्योगिक इलाके थे, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन जो है कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने जो है 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। तो 1890 में जो है रूस में क्या ट्रेन जो है चलना स्टार्ट हो रही थी। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ रहा था। तो उसी टाइम पे रूस में क्या हो रहे थे? उद्योग बढ़ रहे थे और विदेशी निवेश भी बढ़ रहा था, ठीक। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था वहाँ की कैसी थी उस टाइम। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुनी वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। कुल मिला के 1914 के टाइम पीरियड में यहाँ पर रेल नेटवर्क बढ़ रहा था, उद्योग बढ़ रहे थे, खेती पर जो निर्भरता थी वो 85% थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को 2 प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। तो ये हम लोगों ने जाना रूस के उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। अब और देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। अच्छा, इस समय जो ज़्यादातर जो कारखाने थे वो किसके संपत्ति थे, मतलब किसके नेतृत्व में थे? तो वो निजी संपत्ति थी। जैसे अभी रिलायंस किसके में है? आपका अंबानी जी का है। फिर उसके बाद में कुछ रतन टाटा का टाटा है, जैसे टाटा इंडस्ट्रीज़। तो ये सभी चीज़ें जैसे एक पर्सनल कुल मिला करके देखा जाए तो उस टाइम में जो उद्योग थे वे सरकार के कंट्रोल में नहीं थे, निजी व्यक्ति के कंट्रोल में थे, ठीक है। और उस समय जो है कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम करने की पाली जो थी प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। कहना यही है कि मजदूरों की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बदतर ही होती जा रही थी। कब? जार निकोलस के समय में, 1914 में, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले जो है कम वेतन मिलता था। यानी कि सेम काम महिलाएं भी करती थी, लेकिन फिर भी उनको पुरुषों के मुकाबले जो है वेतन कम मिलता था। उस समय कितने प्रतिशत महिलाएं काम करती थी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 31% महिलाएं जो हैं काम करती थी, ठीक है। अब मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले उनको आधे से, यानी कि 1/2
या 3/4 तक क्या मिलता था, वेतन मिलता था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संगठन बना लिए थे, यानी कि कुछ लोगों ने क्या किया कि संगठन बनाया, लेकिन ऐसे संगठन जो है बहुत ही कम थे। क्या पूरे रसिया में, उतना बड़ा रसिया है, क्या 1 या 2 जगह पे संगठन बना लेने से काम चल जाता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलता। तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि 1914 में जो ये था, जब जार था और देन उसके बाद में जार निकोलस का शासन था, जब वो राजा था, तो मजदूरों की स्थिति कैसी थी? क्या उस टाइम में खुश थे? बिल्कुल भी खुश नहीं थे। राजा जो है वो अपने प्रजा की देखभाल अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा था और वे जो है अपने ही धुन में मग्न था, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, चलिए। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। तो थोड़ा बहुत वे हड़ताल कर देते थे, ठीक है, यदि कोई उनको दिक्कत हो जाती थी तो मजदूरों को। 1896 और 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में जो है आयोजित की गई। तो बड़े बड़े जो हड़ताल थे कपड़ा उद्योग में हुआ और फिर धातु उद्योग में हुआ। ठीक है, देहात की जो है ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाहियों और ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो है कब्जा था। यानी कि छोटे छोटे इलाके तो किसान के कब्जे में थे, लेकिन जो बड़े बड़े इलाके थे उन पे किनका किनका शासन था? तो आपका सामंती का था, राजशाही का था, ऑर्थोडॉक्स का था। ठीक है, मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। ठीक है, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यानी कि जो किसान जो थे वे नवाबों, सामंतों, इन सभी को इज्जत दे रहे थे, और वो सिर्फ इसलिए इज्जत दे रहे थे ना क्योंकि लोगों का जो है, जो किसान थे उनका जो है कहीं ना कहीं विश्वास था, जार में उनकी निष्ठा थी। ठीक है, सेवा भाव था। इसलिए रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। अब जो रूस के जो किसान थे जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी, वे चाहते थे कि नवाबों को ज़मीन को छीन करके किसानों को बांट दिया जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे, और वे लगान भी नहीं चुकाते थे। कौन? ये जो नवाब थे। ये कई जगह तो ज़मींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में जो है ऐसी घटनाएं जो है बड़े पैमाने पे हमें दिखती हैं। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसे घटनाएं जो है घटने लगी थी। यानी कि किसान लोग क्या करते थे, बड़े बड़े जो नवाब थे उनकी हत्या करने लगे थे, क्योंकि वे तंग आ चुके थे ना। इसलिए क्योंकि वे नवाब पहली बात तो टैक्स नहीं देते थे, उसके बाद में उनसे ज़बरदस्ती काम करवाए जाते थे, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम, 10 घंटे 15 घंटे ऐसे। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। जो रूस के किसान थे बाकी यूरोप के जो किसान थे उनसे एक और लिहाज से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी कि मीर को सौंप देते थे। अब ये कम्यून या मीर क्या है? तो देखिए, एक कम्यून होता था, एक संगठन होता था, और जितने भी किसान थे अपने सारा ज़मीन इनको दे दिए। अब ये कम्यून क्या करते थे कि परिवार की ज़रूरत के हिसाब से लोगों को जो है ज़मीन देते थे, यहाँ दिया ही होगा। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को जो है ज़मीन बांट देता था। ठीक है, अब किस किसान को कितना जो है ज़मीन की आवश्यकता है ये कौन डिसाइड करता था? तो ये कम्यून डिसाइड कर देता था। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि रूस में 1914 से के समय तक जो है आपका कैसा रहता है, यानी कि 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। उसके पहले अर्थव्यवस्था कैसी रहती है, उसका समाज कैसा रहता है, उसके शासक कैसे रहते हैं, उसके श्रमिक वर्ग की स्थिति, मजदूरों की स्थिति, किसानों की स्थिति कैसे रहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रूस में समाजवाद कैसे आया। तो रूस में समाजवाद, ठीक है, 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां जो थी गैर कानूनी थी। 1914 के पहले जितने भी राजनीतिक पार्टी होते थे वे क्या थे? गैर कानूनी थे, यानी कि उनको वे वैलिड नहीं थे। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1989 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का जो है गठन किया। तो ये गठन कब हुआ? 1989 में हुआ। और यदि पूछा जाए कि किसने किया
तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्लेखानोवा ने किया था 1989 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। अब जो सरकार का आतंक था उसके हिसाब से इनको गैर कानूनी संगठन के हिसाब से काम करना पड़ता था। ठीक है, इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम जो है आयोजित किए हैं। ठीक है, कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। तो जैसे वो कम्यून को दे देते थे अपनी ज़मीन, और देन उसके बाद में ज़रूरत के हिसाब से कम्यून किस परिवार को कितना जो है ज़मीन का आवश्यकता है उसको दे देता था। तो कुछ समाजवादी को लगता था कि जो क्रांति करेंगे वे किसान ही करेंगे, मजदूर से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस के बाकी देशों को मुकाबले जो है ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन पाएगा। रूस जो है अन्य यूरोपीय देश के मुकाबले ज़्यादा जल्दी ही समाजवादी बन पाएगा। ठीक है, 19वीं सदी के आखिरी में रूस के ग्रामीण इलाकों में जो है समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। तो जब 19वीं शताब्दी आया उसके लास्ट में, जैसे कि 19वीं शताब्दी का लास्ट क्या हुआ 1890, तो इसमें गांव में जो समाजवादी थे वे काफ़ी सक्रिय हो चुके थे, काफ़ी एक्टिव हो चुके थे। ठीक है, सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी यानी कि गांव के लोगों ने क्या किया, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो है समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन जो है फ़ौरन किसानों को सौंप दी जाए। तो ये जो पार्टी है ये गांव में बनी और फिर ये क्या करती है कि कहती है कि जितने भी सामंत के कब्जे में जो ज़मीन है उसको फ़ौरन जो है किसको सौंप देना चाहिए, किसानों को सौंप दिया जाए। ठीक है, किसानों के सवाल पर, अब किसान क्या सवाल करते हैं, किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स खेमा जो था वो समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। अब जो ये किसान का जो सवाल था कि सामंती जो जितने भी लोग हैं उनको जो है क्या कर देना चाहिए, ज़मीन सौंप देनी चाहिए, तो उससे जो है समाजवादी जो क्रांतिकारी थे सहमत नहीं थे। ठीक है, अब ये जो लेनिन है, लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, यानी कि वे क्या नहीं है, उनमें यूनिटी नहीं है। क्यों नहीं है, वे बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए हैं, तो कुछ गरीब है उनमें, कुछ अमीर है, कुछ मजदूरी कर रहे हैं, कुछ पूंजीपति है, कोई नौकर से जो है खेती करवा रहा है, तो इसलिए उसमें क्या नहीं है, आपका यूनिटी नहीं है और इसलिए वे क्या नहीं कर सकते हैं, समाजवादी आंदोलन नहीं कर सकते, उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। कभी भी यूनिटी रहेगी, सभी किसानों की समस्या एक ही रहेगी, तभी तो वो एक साथ मिल करके काम कर सकेंगे। तो वही लेनिन कहता है कि किसानों में एकजुटता नहीं है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, समाजवादी आंदोलन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। अब कैसा संगठन होगा, उसकी रणनीति क्या होगी, इस पर जो है पार्टी में भी मतभेद चल रहा था। अब व्लादिमीर जो लेनिन है, यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे का मुखिया था और यह सोचता था कि जार जो शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे जार जो राजा है वो शासन किया है, जो शासक है वो शासन कर चुका है, तो ऐसा दमनकारी समाज में क्या होना चाहिए, पार्टी जो है, पार्टी कौन सी पार्टी, बोल्शेविक पार्टी का बात कर रहा है, ये बहुत ही अनुशासित होनी चाहिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होनी चाहिए। ठीक है, और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए, और साथ ही ये भी नियंत्रण होना चाहिए कि उसमें कितने जो है सदस्य हैं, कैसे सदस्य हैं, उन सभी चीज़ों का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा जो था मेंशेविक, और ये मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। देखिए हम बताते हैं आपको, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, वो दो भागों में बटी, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। बोल्शेविक में बहुमत वाले लोग थे और इसका जो लीडर था वो लेनिन था। ठीक है, और मेंशेविक में अल्पमत वाले लोग थे, और कहा ज़्यादातर पता चलता है कि इसका जो लीडर था ना केरेंस्की था, वही केरेंस्की जिसको लेनिन ने हटा देता है। का समय 1905 की क्रांति। 1905 में कौन सा क्रांति होता है बताइए ज़रा, लाल क्रांति, लाल रविवार, खूनी रविवार जिसे कहते हैं, वही क्रांति होती है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में, कैसे होता है, क्यों होता है। तो रूस जो था एक निरंकुश राजशाही था, बिल्कुल वो जो राजा था वो निरंकुश था, जनता पे ध्यान नहीं देता था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। तो जो 20वीं शताब्दी थी, यानी कि 1900 से लेकर के 2000 का जो टाइम पीरियड था,
यहाँ पे रूस जो था वो रूस में संसद नहीं था, ठीक है। उदारवादियों ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पे मुहिम चलाई। अब जो उदारवादी थे वे चाहते थे कि रूस में जो है संसद बने, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बड़े पैमाने पे मुहिम चलाया। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। तो उदारवादियों ने जो है 1905 में बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, जो ऊपर दो पार्टियां बनी हुई थी, सोशल डेमोक्रेट्स और एक और पार्टी थी समाजवादी क्रांतिकारी, इन सभी के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर, मजदूरों के साथ मिलकर के काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का भी समर्थन मिला। तो जब ये कर रहे थे तो इसमें जो है इनको राष्ट्रवादियों का भी समर्थन मिलता है और जदीदियों का भी समर्थन मिलता है। अब ये जदीदी क्या होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है, कि मुस्लिम बहुल इलाके जो थे, यानी कि वैसा इलाका, मानते हैं ये एक रसिया हो गया और ये छोटा सा इलाका हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, तो मुस्लिम बहुल इलाके को क्या कहते थे, जदीदी कहते थे। ओके, चलिए रूसी मजदूरों के लिए 1904 का जो साल बहुत बुरा रहा। क्यों बुरा रहा? जरूरी चीज़ों की कीमतें जो है बहुत तेज़ी से बढ़ गई, वास्तविक वेतन में 20% की जो है गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, यानी कि रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। तो मजदूरों ने क्या कर दिया कि आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। देखिए, ये तो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, बट ये पूछ सकता है कि जो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, यानी कि रूसी श्रमिक जो सभा था, उसमें से कितने लोगों को हटाया गया? तो 4। और ये किस कंपनी में काम करते थे? तो प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में इनकी नौकरी थी, ठीक है। और ये जो है, यही जो है 1905 की क्रांति का जो है क्या बनता है, पूर्वगामी बनता है, क्योंकि इसी से तो आंदोलन फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर जो है 8 घंटे किए जाने और वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले। अब यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है कि 4 जो श्रमिक थे प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में जो काम कर रहे थे, तो उनको नौकरी से जब हटा दिया जाता है, देन उसके बाद में ही 1,10,000 मजदूर काम के घंटे घटाने के लिए जो है और उनकी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन पर चल देते हैं, ठीक है। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जो है विंटर पैलेस जार के महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसैकस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया, ठीक है। तो अब किसान और मजदूर सभी एक पास इकट्ठे हुए और उनका जो लीडर था वो गैपोन था, जो कि एक पादरी था, ठीक है। और गैपोन के नेतृत्व में वो चले विंटर पैलेस, सेंट पीटर्सबर्ग में राजा का महल था, वहाँ पे जा रहे थे। तो राजा ने बोला कि इन पे जो है गोली चला दो, ठीक है। और वो गोली चलाने वाला कौन था? कोसैकस था, ठीक है। और कोसैकस ने क्या किया कि मजदूरों पर हमला बोल दिया, ठीक। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर जो है मर गए, 300 घायल हुए। इतिहास में इसी घटना को क्या कहते हैं? खूनी रविवार और लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय कौन था? जार निकोलस द्वितीय था राजा, ठीक है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से होती है, ठीक। अब जो है सारे देश में हड़ताल होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं से बहिष्कार करने लगे, विश्वविद्यालय बंद हो गए, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। तो जो है संविधान सभा का सभी लोग मांग करने लगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर, स्टूडेंट, ये सभी एक पास इकट्ठे हुए और यूनियन ऑफ यूनियंस जो है क्या किए? गठित किए, ठीक है। आपको ये जो है ये खूनी रविवार की घटना, क्या आपको नहीं लगता कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के टाइप से थोड़ा मैच कर रहा है? चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नए शब्द में क्या देखते हैं? निरंकुश राजशाही। राजा का बिना रोक टोक शासन ही क्या कहलाता है? निरंकुश राजशाही। जदीदी, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी क्या कहलाते हैं? जदीदी कहलाते हैं, ठीक है। वास्तविक वेतन क्या होता है?
यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें जो है खरीदी जा सकती हैं, यही होता है वास्तविक वेतन। 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति का ड्रेस रिहर्सल यानी कि पूर्वाभ्यास माना जाता है। बिल्कुल 1907 की जो क्रांति हुई वो कहीं ना कहीं 1905 की क्रांति की पूर्वगामी थी, तो इसलिए इसको ड्रेस रिहर्सल माना जाता है। ठीक है। 1905 की क्रांति के दौरान जार निकोलस द्वितीय ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। अब जब लाल रविवार, खूनी रविवार हो गया 1905 में, तो जो राजा है जार निकोलस द्वितीय वो हार मान गया। मतलब पूरी तरीके से हार नहीं माना था, बट वो दिखावे के लिए क्या करता है कि प्रतिनिधि सभा, संसद या ड्यूमा, ठीक है, उसका गठन कर लेता है। और देन उसके बाद में 1906 में, ये तो 1905 की घटना है, 1906 में ही क्या करता है कि जैसे जैसे देखता है कि धीरे धीरे क्रांतिकारी जो है वह आंदोलन जो है धीमा पड़ रहा है, तो फिर ये अपना चाल चलना स्टार्ट कर देता है और जो संसद है उसकी शक्तियाँ जो है कम करने लगता है। ठीक है। यहाँ देखिए, जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनः निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। अब अपना ये नौटंकी शुरू कर देता है। 75 दिन में जो है पहला जो ड्यूमा होता है, संसद होता है, उसको भंग कर देता है। देन 3 महीना में दूसरा को भंग कर देता है। वह किसी तरह जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जब वो शासन करे तो किसी तरीके का जो है अंकुश लगे। ठीक है। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा और रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। तो जो तीसरी ड्यूमा थी, तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी को डाल दिया, राजनेता को जो है उसको भर देता है। ठीक है। यानी कि तीसरा बार जब संसद का चुनाव होता है तब फेरबदल करके। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि 1906 के बाद में जब आपका यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, तो उस समय रूसी क्रांति मतलब कहाँ पे थी, कैसी स्थिति थी रूस की, क्या रूस उसमें पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, अगर पार्टिसिपेट किया था तो क्या हुआ था, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच में जो है युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थे, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास जो है विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता। ये तो हो गया आपका एनसीईआरटी की बात है। अब चलिए मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपका करीबन 37 देश शामिल थे। ठीक है। और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी देश थे, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, भारत जो उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो भारत से भी सैनिक गए थे। तो पूरे विश्व से ही लगभग जो है आपके कोई सामान भेज रहा है, कोई शस्त्र भेज रहा है, कोई सैनिक भेज रहा है, कोई खाद्यान्नों की आपूर्ति कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करते करते पूरा वर्ल्ड ही जो है आपका शामिल हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो इसीलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं, वर्ल्ड वार कहते हैं, यानी कि विश्व युद्ध कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है 2 ग्रुप बट गए थे। पहला ग्रुप था आपका मित्र राष्ट्र और दूसरा ग्रुप था धुरी राष्ट्र। 1882 की बात है। 1882 में ये जो जर्मनी है ना, वो चाहता है कि उसके साम्राज्य का विस्तार, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस ये सभी जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुके थे और जर्मनी बाद में आता है, और मतलब बाद में उसका विकास होता है। तो वो भी चाहता है कि अब मेरे भी देश का जो है साम्राज्य बढ़े। तो वो एक ट्रेन का संचालन करना चाहता है तुर्की में, बट उसको करने नहीं दिया जाता है। किसके द्वारा, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। तब क्या होता है कि और बहुत सारे रीजन की वजह से जो है जर्मनी को जो है रोका जाता है, कंट्रोल किया जाता है ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। अब ये जो जर्मनी है वो कुल मिलाकर के जो जितने भी देश थे ना, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक मतभेद की भावना जो है उत्पन्न होती रहती है। देन उसके बाद में 1882 में ये क्या करता है, जर्मनी इटली और ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ, देखिए जर्मनी क्या करता है, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ में एक 3 देशों की संधि कर लेता है और ये कहता है कि जब भी हम लोग रहेंगे साथ में ही लड़ाई वगैरह करेंगे। ठीक है। तब 1907 में आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये सभी क्या करते हैं, अपना एक अलग ही ये बना लेते हैं। इनका देखा देखी ये भी एक त्रिपक्षीय संधि कर लेते हैं कि हम अब जहाँ भी रहेंगे साथ में ही युद्ध वगैरह करेंगे। जैसे अभी नाटो है ना, उसी टाइप से ये भी था। ठीक है।
अब जो है ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, सॉरी ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था वो जाता है आपका, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, ठीक है, और वो जो है वो बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में जो है उसकी जो है हत्या हो जाती है, ठीक। और ये आरोप लगा देता है ऑस्ट्रिया कि मेरे राजकुमार को जो है सर्बिया मारा है, और सर्बिया कहता है कि मैंने तो मारा ही नहीं, ठीक है। और सभी मिल करके ये कहते हैं कि नहीं तुमने ही मारा है, तुमने ही मारा है। देन उसके बाद में जो है उसके ऑस्ट्रिया की तरफ से, ठीक है, ऑस्ट्रिया की तरफ से जर्मनी, इटली और हंगरी हो जाते हैं, और सर्बिया जो है सर्बिया की तरफ से ये लोग हो जाते हैं, ठीक है, मित्र राष्ट्र वाले। देन उसके बाद में ये तो गुस्सा कहीं और का था, क्योंकि ये सभी जो है एक दूसरे का साम्राज्य हड़पना चाहते थे, साम्राज्यवादी नीति लागू कर रहे थे। फाइनली इन लोगों को जो है एक टॉपिक मिल जाता है लड़ने के लिए, और मित्र राष्ट्र का नेतृत्व यूएसए करता है और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व है जो जर्मनी करते रहता है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है, ये जो इटली है ये इनके साथ संधि किया रहता है। देन और कुछ समय के बाद में ये मित्र राष्ट्रों के साथ चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच जाता है एक जर्मनी और ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी जो था वो तो छोटा छोटा देश था, इसके पास ज़्यादा सेना सैनिक ये सभी नहीं थे, और जर्मनी जो था वो आपका बड़ा था। और फिर ये जब दोनों हट जाते हैं, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो फिर जर्मनी बच जाता है, और जर्मनी को मिल करके ये फ्रांस, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन ये सभी मिल करके बहुत बुरी तरीके से इसको परास्त कर देते हैं और इससे संधि करवाते हैं, वर्साई की संधि। और ये कहा जाता है कि यहीं से हिटलर का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। अब इसमें जो है रूस का क्या नेतृत्व था ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, सही बात है। इस युद्ध में रूसी जो है चलेगा, जनता ने जार का साथ दिया। अब जनता ने क्या किया कि राजा का साथ दिया, क्योंकि राजा अनाउंस कर चुका था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे युद्ध जो है खींचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। अब जैसे जैसे जो है युद्ध खींचता चला जा रहा था, वैसे वैसे जो है जार ड्यूमा यानी कि संसद से सलाह लेना छोड़ दे रहा था। अच्छा, ये युद्ध जो है 4 साल तक चला था, ठीक है। उसके प्रति जो है, किसके प्रति, राजा के प्रति जन समर्थन जो है कम होने लगा था। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी थी। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोगार्द रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो जर्मन का नाम था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में ही जर्मन नाम था, ये सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो जर्मन नाम था, उसको चेंज करके पेट्रोगार्द रख दिया गया, ठीक है। जरीना जो कि जार की पत्नी थी, महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसे घटिया सलाहकारों, खासतौर से रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। देखिए उस समय क्या हुआ कि एक तो राजा से जो है सारी जनता जो है वो गुस्साई हुई थी, 1905 में क्रांति कर ही रही थी। अब राजा जो है बिना पूछे क्या करता है कि पार्टिसिपेट हो जाता है 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार में। जनता भी ठीक है कोई बात नहीं, लड़ लो, और रूस में सेना जो है जाता है। बट ये युद्ध जो है काफ़ी लंबा खींच जाता है, 4 साल खींच जाता है। अब ये संसद जो था ड्यूमा, उससे भी राजा ये पूछ नहीं रहा था कुछ भी, और अपने मन से जो आ रहा था वो कर रहा था। अब यहाँ देश जो है रसिया को जो है कंट्रोल उसकी पत्नी करने लगी थी संसद में बैठ करके, जरीना, ठीक है। और उसका एक सलाहकार था रासपुतीन जो कि पादरी था, वो और चौपट कर देता है राजशाही को, बहुत ही बुरी तरीके से जो है अलोकप्रिय हो जाता है राजशाही, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूर्वी मोर्चा अलग हो गया था, पश्चिमी मोर्चा अलग हो गया था। पश्चिमी सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चा पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। फिर क्या होता है कि इसमें जो है 1917 में तक, यानी कि 1914 से लेकर के 1917 तक 3 साल के अंदर में देखिए 70 लाख लोग जो है मारे जा चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे। अब ना ही फसल था ना ही इमारत था, तो लोग तो अपना जगह चेंज करेंगे ही। इन हालात ने सरकार और जार
दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। कोई भी युद्ध 4 साल खिंच जाइए, बहुत ही क्या कहें, बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है, क्योंकि लोग 1 महीना 2 महीना लड़ सकते हैं, 4 साल लड़ना सिपाही के लिए भी बहुत ही बुरी स्थिति हो जा रही थी। ऊपर से फसल सब नष्ट हो गए थे, इमारतें समाप्त हो गई थी, 70 लाख लोग मारे जा चुके थे इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा, सारे नौजवान जो थे जितने रूस के, वे सभी सेना में भर्ती हो चुके थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो शाही रूसी सेना थी, जिसको रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था, यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू किया तो जार की सत्ता भी ढह गई। यानी कि देखिए, जब आंदोलनकारी जो थे, जो लेनिन के नेतृत्व वाले थे, वे जब जार के विरुद्ध में जब ये सेना पहुंची तो जो जार था उसका भी क्या बोलें, उसका भी क्या वाट लग जाता है कि अभी क्या होगा मेरे साथ, इस टाइप का। ठीक है, युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। अब युद्ध होगा तो उद्योग पर तो असर पड़ेगा ही। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब रूस में उद्योग ही नहीं थे, और जो उद्योग स्थापित होने वाले थे वो विदेशी पूंजी से स्थापित हो रहे थे, क्योंकि 85% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी, मात्र 15% जनसंख्या जो थी वो खेती बाड़ी को छोड़ करके अलग कोई काम करती थी। ठीक है, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आता था उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। तो बाल्टिक जो समुद्र वाला इलाका था उस पर जर्मनी कब्जा कर लिया था, और रूस में जो है बाहर से जो चीज़ें आपूर्ति होती थी वो भी समाप्त हो गया था। ठीक है, यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिकरण उपकरण जो थे ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे थे। सही बात है, अब कोई इंडस्ट्री बैठा, यहाँ पे कच्चा माल का सप्लाई ही नहीं हो रहा है, तो फिर ये इंडस्ट्री चलेगा कैसे। 1916 तक जो है रेलवे लाइनें जो है टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया था। अब जितने नौजवान थे उन सभी को तो युद्ध में ही डाल दिया गया था। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी, और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप जो थे वो ठप होने लगे। अब छोटी छोटी जो चीज़ें बन रही थी वो भी समाप्त होने लगी थी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेज दिया जाता था। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई, और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर जो है अक्सर दंगे होने लगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक तो देखा कि 1905 रसिया में जो है 1904 में आपका स्थिति कैसा है, वहाँ का समाज कैसा है, देश कैसा है, किस राजा का शासन है। देन उसके बाद में अक्टूबर क्रांति माफ़ कीजिएगा, लाल रविवार या खूनी रविवार क्यों होता है 1905 में। फिर उसके बाद में जब रसिया पार्टिसिपेट करता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है। सारे नौजवान जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही पार्टिसिपेट कर जाते हैं सेना के रूप में। 4 साल तक युद्ध खिंच जाता है, देश में खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, शासन व्यवस्था जार की पत्नी के हाथ में आ जाता है। ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, और ये आप इसे VVI लगा करके चलिएगा स्टीम रोलर को। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खास करके TRE 4.0 के स्टूडेंट्स के लिए कि स्टीम रोलर क्या है। ठीक है, रूसी स्टीम रोलर। तो जैसा स्टीम रोलर है, लग रहा है कुछ खाने पकाने वाली चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये शाही रूसी सेना है जो कि जार के नेतृत्व में था, और बाद में जार के खिलाफ हो जाता है, तो बेचारा जार भी अब उसका भी बोलती जो है बंद हो जाता है। तो अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होता है, क्या उसके पहले ही क्रांति हो जाती है 1917 की क्रांति जो अक्टूबर क्रांति है, क्या उसके पहले ही रूस जो है समाजवाद बन जाता है, समाजवादी देश बन जाता है, या उसके बाद में, और बनता भी है समाजवादी देश तो कैसे, क्या उधर युद्ध चलते रहता है और रूस में भी इधर क्रांति हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के यहीं लास्ट करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।